औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तहकीक है, असर हाज़िर में जो डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च है, इसमें ये चूँकि अलग शोबा इल्म के तौर पर मुतारफ़ करवाने वाला मग़रब है, तो इस वजह से मग़रब के अपने मेयारात हैं जिनके मुताबिक तहकीक की जाती है। अब जो मग़रब के मेयारात जिनके मुताबिक तहकीक की जाती है, इसमें सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि तहकीक की किस तरह जाएगी, उसका सिस्टम क्या होगा? तो तहकीक का एक पूरा सिस्टम है जिसे नज़्म भी कहते हैं और इसी सिस्टम को हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर या मग़रब में बुनियादी तौर पर 3 अज्ज़ा में तक़सीम किया जाता है। जो सबसे पहला जुज़ है तहकीक के लिए या तहकीक का सबसे पहला जो हिस्सा है, वो है इब्तिदाइया। जो इब्तिदाइया है इसे मज़ीद तक़सीम किया जाता है मुख्तलिफ़ अबवाब में। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसे मरकज़ी हिस्सा भी कहा जाता है, उसे तबवीब भी कहा जाता है, उसे अबवाब बंदी भी कहा जाता है और उसे चैप्टराइज़ेशन भी कहा जाता है। तो उसके बाद तीसरा हिस्सा इसका है इख्तितामिया। इख्तितामिया से मुराद है वो हिस्सा जहाँ जाके तहकीक को कंक्लूड किया जाता है। अब जो तहकीक का पहला हिस्सा है जिसे हम इब्तिदाइया कह रहे हैं, इस इब्तिदाइये में फर्दर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हमने जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है, जिस भी उन्वान पर तहकीक करनी होती है, तो सबसे पहले उस उन्वान का तारुफ़ शामिल है, कि जब हम तहकीक का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले उस तहकीक में या जिस उन्वान पर वो तहकीक की जा रही है, उस उन्वान का तारुफ़ करवाया जाता है। तारुफ़ के बाद उस उन्वान पर तहकीक करने की जो ज़रूरत और अहमियत है, इसको बयान किया जाता है। कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई? ऐसी कौन-सी ज़रूरत है असर हाज़िर में जो इस उन्वान पर तहकीक की जा रही है? इस उन्वान को क्यों बुनियादी तौर पर डिस्कस किया जा रहा है? असर हाज़िर से उसकी रेलेवेंसी क्या है? क्या असर हाज़िर में वो उन्वान अहमियत का हामिल है या नहीं है? तो ये तारुफ़ के बाद दूसरी चीज़ ज़रूरत और अहमियत है जिसमें टॉपिक के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, वो होती है अमूमी तौर पर सबब-ए-इख्तियार मौज़ू। यानी रीज़न ऑफ सिलेक्शन द टॉपिक। अब जो टॉपिक को मुंतखब करने की वजह है, वो इसमें बयान की जाती है। यानी मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी एक उन्वान पर काम कर रहा हूँ, मेरा जिस तरह एमफ़िल में या पीएचडी में टॉपिक है इंटरफ़ेथ हार्मनी। तो इंटरफ़ेथ हार्मनी मैंने क्यों चूज़ किया? इसकी वजह क्या है? मेरा ऐसा कौन-सा इंटरेस्ट था या मुआशरे में कौन-सा ऐसा वाक़या था जिसकी वजह से इस उन्वान को मुंतखब करने की ज़रूरत पेश आई। तो वो सबब-ए-इख्तियार मौज़ू तीसरा अहम हिस्सा इब्तिदाइया का। इब्तिदाइया में पहले नंबर पर तारुफ़ मौज़ू, दूसरे नंबर पर ज़रूरत व अहमियत और तीसरे नंबर पर उन्वान को मुंतखब करने की वजह। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है साबका काम का जायज़ा। साबका काम का जायज़ा इसे हम इंग्लिश में लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि जिस उन्वान पर हम काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, इस उन्वान पर पहले क्या-क्या काम हो चुका है। आया कि इस उन्वान पर पहले काम हुआ तो नहीं है? अगर नहीं हुआ तो हम उस उन्वान पर काम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या उससे मुतल्लकात या उससे पहले उस तरह का कोई काम हो चुका है? जो उससे मुतल्लकात हैं, चीज़ें हैं, उनको अ, बयान किया जाता है। बुनियादी तौर पर साहब का जायज़ा तहकीक में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि जब भी हम तहकीक या किसी भी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं या किसी भी उन पर तहकीक शुरू करते हैं, तो हम उसके बारे में बताते हैं कि पहले इस डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज में, इस शोबा इल्म में क्या-क्या काम हो चुका और उसमें किन-किन और सबसे अहम चीज़ कि इस वक़्त कौन-सा ऐसा बुनियादी सवाल या कौन-सा ऐसा बुनियादी गैप मौजूद है, जिसको मज़ीद एड्रेस किया जाना है और हमारे उन्वान में वो चीज़ एक्स्ट्रा शामिल है। तो बुनियादी तौर पर सबब-ए-इख्तियार मौज़ू के बाद जो साबका काम का जायज़ा है, ये हमें वो गैप प्रोवाइड करता है, जिस गैप पर, जिस सवाल पर, जिस इश्यू पर हमने पूरी की पूरी तहकीक करनी होती है। जब हम साबका काम का जायज़ा डिस्कस कर लेते हैं, उससे अगले फ़ेज़ में हम डिस्कस करते हैं बुनियादी सवाल को, रिसर्च क्वेश्चन को। यानी हम जो तहकीक करने जा रहे हैं, उसमें हमने गैप तलाश कर लिया। अब उस गैप को हम क्वेश्चन की शक्ल में
प्रेजेंट करते हैं, पुट करते हैं। और जब क्वेश्चन की शक्ल में उसे पुट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बुनियादी तौर पर हम जो तहकीक करने जा रहे हैं, उस तहकीक में ये वो सवाल है, जो कि ज़रूरत का हामिल है या जिसका जवाब देना मकसूद है इस मौजूदा तहकीक में। अब वो जो सवाल हमने एक तय किया या तहकीक के लिए जो उन्वान हमने सेलेक्ट किया, साबका काम के जायज़े के बाद जो गैप उसमें निकाला, उस गैप को जब हम क्वेश्चन की शक्ल में पुट कर देते हैं, तो उसका जवाब पहले से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें इंटरफ़ेथ हार्मनी इन फैसलाबाद के जो लोग हैं, इनके दरमियान मज़हबी हम-आहंगी कितनी है? तो आया कि है भी, नहीं है, अच्छी है या नहीं है, उसमें कोई गैप है, खला है। अब इसको हमने जब क्वेश्चन की शक्ल में पुट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्या फैसलों में मज़हबी हम-आहंगी मौजूद है? इसका हम जवाब दें पहले, जवाब फ़र्ज़ कर लिया, तय कर लिया। तो ये चूँकि हमने रिसर्च किए बगैर एक खुद से फ़र्ज़ किया, खुद से कायम कर लिया, इस वजह से इसे कहते हैं मफ़रूज़ा। ये हमारा हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस के बाद अ, बाज़ उन्वानात ऐसे होते हैं जिनके लिए नल हाइपोथेसिस भी बनाया जाता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमने जो मफ़रूज़ा कायम किया, उसका मुख़ालफ़ कायम कर लेना, उसका अपोज़िट तय कर लेना। उसे उर्दू में कहा जाता है मुख़ालफ़ मफ़रूज़ा। अब हमने जो एक मफ़रूज़ा कायम किया है, उसके बाद उसका एक मुख़ालिफ़ मफ़रूज़ा हम कायम कर लेंगे। मिसाल के तौर हमने इस जो उन्वान डिस्कस कर रहे हैं, उस उन्वान का कायम किया था कि जी बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी मौजूद है। तो उसका जो नल हाइपोथेसिस है या मुख़ालफ़ मफ़रूज़ा है, वो ये होगा कि नहीं जी फैसलाबाद के लोगों में मज़हब, फ़सादात, मज़हबी मसाइल और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं। तो अब ये हमने उसका अपोज़िट फ़र्ज़ कर लिए। तो इसे मुखालफा कहा जाता है। ये भी इब्तिदाइया का हिस्सा है। अच्छा जब हमने मुखालिफ मफरूज़ा कायम कर लिया, उसके बाद हम अगले फ़ेज़ में ये बताते हैं कि मनहज तहकीक क्या होगा? मनहज तहकीक या रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो उसमें हम ये बताते हैं चूँकि हमने बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी या कोई भी उन्वान जो भी हम मुंतखब कर रहे हैं तहकीक के लिए, हमने उसको डिस्कस करना है। तो हम उसमें ये तय करते हैं कि इस उन्वान के मुताबिक हमने ये काम करना है कि इस उन्वान के लिए हमने मेथड कौन-सा इस्तेमाल करना है। अब चूँकि हमने देखना फ़र्ज़ करें बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी को, तो उसके लिए हमने फ़ील्ड में जाके रिसर्च करनी है, हमने लोगों से जाके सवालात करने हैं और सवालात तय पूछेंगे तो उनका जो जवाब आएगा, उन जवाब से हम नतीजा निकालेंगे कि हाँ, इन लोगों के दरमियान हम-आहंगी मौजूद है या उससे नतीजा निकालेंगे कि आया कि इन लोगों के दरमियान हम-आहंगी मौजूद नहीं है। तो ये नतीजा निकालने के लिए हम नतीजा निकालते किस बुनियाद पे हैं या किस तरीक़ाकार के तहत, तरीक़ाकार को हम मनहज तहकीक या सर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। मनहज तहकीक हमने तय कर लिया तो फिर उसके बाद हम बताते हैं मकासद तहकीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि हम ये जो तहकीक जो इस मखसूस उन्वान पर करने जा रहे हैं, इसमें कौन से ऐसे मकासद हैं जो बुनियादी तौर पर हम हासिल करना चाहते हैं। मुइज़्ज़ा सरवर कुछ पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च या मकासद तहकीक हैं, वो उसके बाद हम बताते हैं कि हम जब इस मनहज के तहत इस उन्वान पर तहकीक करेंगे, तो उसके ज़रिए जो नताइज हम हमारे सामने आएँगे, तो उनसे ये मकासद हैं जो कि इस तहकीक के ज़रिए हम हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जिनमें ज़रूरत होती है हमें लिमिटेशंस ऑफ टॉपिक। जो नेक्स्ट या इब्तिदाइया का आखिरी मरहला है, वो है तहदीद मौज़ू। कि हमने जो उन्वान रखा है, उसकी तहदीद, उसकी हदबंदी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये कह दिया फैसलाबाद में बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी। तो अब बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी की जब बात की, तो मज़ाहब से कौन-कौन से मज़ाहब मुराद हैं? आया कि हम हिंदू भी लेंगे यहाँ पे, यहूदी भी हैं कोई यहाँ पर, सिख भी मौजूद हैं, तो हम कौन-कौन से मज़ाहब को शामिल करेंगे। तो उसके लिए हमें हदबंदी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हम उसमें कहेंगे जी कि हमारे जो
तहकीक है, इसमें बुनियादी तौर पर हमने डिस्कस करना है 2 मज़ाहब को फ़र्ज़ करें, कि एक मुसलमान वो तो मेजॉरिटी में है, और दूसरा जो बड़ा मज़हब यहाँ पे मौजूद है, जिनकी आबादियाँ, जिनकी बस्तियाँ और जिनके लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो दूसरा मज़हब मसीहियत है। तो हम इसमें तहदीद में या हदबंदी में जाकर ये बताएँगे कि हमने इस उन्वान में, इस तहकीक में जो फैसलाबाद के मुसलमान और मसीही बरादरी, इनको डिस्कस करना है। अच्छा, फिर उसके बाद फैसलाबाद जो है ये डिवीज़न है, तो क्या फैसलाबाद से मुराद फैसलाबाद डिवीज़न है, या फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, या फैसलाबाद सिटी मुराद है? तो हमें वो भी यहाँ पे हदबंदी कायम करनी पड़ेगी कि हम किस चीज़ को लेंगे और किस पर हम बुनियादी तौर पर तहकीक करेंगे, हमें यहीं पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब जब हम हदबंदी बयान कर देते हैं, तो उसके बाद हम अपने उन्वान की चैप्टराइज़ेशन करते हैं, तबवीब करते हैं, अबवाब बंदी करते हैं। अबवाब बंदी दरअसल इस पूरी तहकीक का मरकज़ी हिस्सा होता है। इस मरकज़ी तहकीक के मरकज़ी हिस्से में, जिसे हम अबवाब बंदी या तबवीब कह रहे हैं, इस तबवीब में जाके हम जो भी हमने तहकीक करनी होती है, उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम करते हैं, ताकि हम आसानी से अपने मकासद के हसूल के लिए इस तहकीक को मुकम्मल कर सकें। हम इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो पार्ट को आप कह लें कि बाब कहा जाता है, और फिर उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। यानी बाब को सॉरी चैप्टर कहा जाता है, और चैप्टर की फसलें, अबवाब की फसलें बनाई जाती हैं। तो वो जो अबवाब की फसलें हैं, उनको हम कहेंगे पार्ट्स। यानी मुख्तलिफ चैप्टर बनाएँगे और फिर उन चैप्टर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मकसद उसका क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम फैसलाबाद पे काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम रख लिया तारुफ़-ए-मौज़ू। अब जब तारुफ़-ए-मौज़ू रख लिया, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैनुल-मज़ाहब हम-आहंगी को, और हम पीछे क्या हैं, हम मुसलमानों और ईसाइयों को डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि फैसलाबाद के सबसे पहले, चूँकि फैसलाबाद पे काम कर रहे हैं, तो फैसलाबाद को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर हमने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट लिया, तो हमें बताना पड़ेगा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्या है? कब से कायम हुआ? कब से ये ज़िला है? और इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इस पॉपुलेशन में मर्द कितने हैं? औरतें कितनी हैं? और इसमें मज़ाहब, यानी जो मज़हब हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के कितने लोग रहते हैं? और आया कि हमने जो तहकीक करनी है, उसके लिए हमें इतने बंदे मिलेंगे कि हम उस पे रिसर्च कर सकें? तो वो सारी चीज़ें हमने इसके तारुफ़ में डिस्कस कर देनी। इसके अलावा फैसलाबाद, इसकी अहमियत ये है कि फैसलाबाद को कॉटन सिटी कहा जाता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल सिटी है। तो इंडस्ट्री के एतबार से फैसलाबाद की जो मेन मरकज़ी सनअत है, हम उसको भी बयान करेंगे कि फैसलाबाद की अहमियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियों में मुख्तलिफ़ इलाकों से भी लोग आके काम करते हैं, और हर तरह के, हर मज़हब के जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मसीह ऐसे हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्री है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद जो पहला बाब हमने बनाया कि जो फैसलाबाद का जो तारुफ़ है, उस तारुफ़ में पहली फ़सल हमने बना ली फैसलाबाद। फिर उसके बाद दूसरी फ़सल इसकी बनाएँगे मुसलमान, जो फैसलाबाद के मुसलमान हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि ये कब से यहाँ पे है, मुसलमानों की कितनी आबादी है, मुसलमानों के आगे फ़र्दर मसालिक कौन-कौन से हैं, और फिर मुसलमानों में कौन-कौन सी अहम चीज़ें हैं, यहाँ के मुसलमानों की जो रसूमात हैं, वो क्या हैं। इस तरह अब हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसे हम कहते हैं अबवाबबंदी। फिर इसकी तीसरी फसल, और इसी तरह इसको अमूमी तौर पर 3 जो होते हैं मिनिमम कम से कम 3 अबवाब बनाए जाते हैं, और फिर अबवाब की मुख्तलिफ फसलें बनाई जाती हैं। और जब बना ली जाती हैं, तो फिर हम पूरी की पूरी तहकीक करते हैं, और उस तहकीक के जो भी नताइज होते हैं, जो भी हमने कन्क्लूड किया होता है, उसे इसका आखिरी हिस्सा, जिसे हम इख्तितामिया कहते हैं, उसमें जाके बयान करते हैं। इख्तितामिया में जाके जब हम डिस्कस करते हैं, तो इख्तितामिया को फिर इसी तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। इख्तितामिया का जो सबसे पहला हिस्सा है, उसे कहते हैं नतीजा, कन्क्लूज़न, कि हमने जो पूरी तहकीक की है, उससे हमारे पास नताइज क्या आए, नतीजा क्या निकला है। आया कि हमने जो बुनियादी सवाल और बुनियादी सवाल का मफ़रूज़ा कायम किया था, वो मफ़रूज़ा यहाँ पे साबित हुआ है। अगर साबित हुआ है, तो हम कहेंगे मफ़रूज़ा सही साबित हुआ। अगर वो मफ़रूज़ा साबित नहीं होता, यानी हमने ये कहा था कि फैसलाबाद के लोगों में बैनुल-मज़ाहब हम-आहंगी मौजूद है, ये हमारा मफ़रूज़ा था। तो वो नतीजे में जाके या तो दुरुस्त निकलेगा, या फिर वो लगेगा कि नहीं, गलत हुआ।
तो जब हम ये कहेंगे गलत हुआ तो फिर सही नतीजा क्या है? तो फिर इसका मुखालफ होगा कि फैसलाबाद के लोगों में बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है, तो फिर उसके बाद हम ये बताएँगे कि ये हो गया, इसका मतलब है मौजूद नहीं है, ये नतीजा निकला है। तो फिर हम उसको बताएँगे कि जी नल हाइपोथेसिस साबित हुआ है, जबकि हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। अब पहला हिस्सा इख्तितामिया का नतीजा होगा, नतीजा के बाद दूसरा हिस्सा होगा तजावीज़ व सिफ़ारिशात। तजावीज़ व सिफ़ारिशात में हम ये बताएँगे कि अगर मफ़रूज़ा साबित हो गया, तो फिर हम बताएँगे कि इसके लिए मज़ीद इसको बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी को बेहतर करने के लिए ये तजावीज़ हैं। या बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी मौजूद नहीं है, ये नतीजा निकला, तो हम बताएँगे कि ये वजूहात हैं, जिस वजूहात से या जिन वजूहात की वजह से फैसलाबाद के लोगों में बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, ताकि लोगों के दरमियान हम-आहंगी कायम हो सके, या मुसलमानों और मसीहियों, या चूँकि हम मुसलमान और मसीही इन दोनों को हमने लिमिटाइज़ किया था। तो इन दोनों के बारे में बताएँगे कि इन दोनों में ये चीज़ें हैं जिनका इज़ाफ़ा करना ज़रूरी है। या इन-इन चीज़ों पर अगर इन-इन डायमेंशन्स पे काम किया जाए, तो बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी क्रिएट हो सकती है। लोगों में एक हम-आहंगी की फ़िज़ा कायम हो सकती है। अच्छा, ये बताने के बाद तजवीज़ और सवालात, अगले फ़ेज़ में हमने जो पूरी तहकीक की है, इसकी फ़हरिस्त बनाएँगे। पहले नंबर पर हम फ़हरिस्त बनाएँगे, फ़हरिस्त आयात, कि हमने जो बातें की हैं, उसमें कुरान मजीद की कितनी आयात को बयान किया, किस-किस सफ़े पे, तो उसकी फ़हरिस्त होगी। दूसरे नंबर पर बनेगी फ़हरिस्त अहादीस, कि इसमें कौन-कौन सी अहादीस हैं, उनका ज़िक्र कीजिए। तीसरे नंबर पर फ़हरिस्त में ज़िक्र किया जाएगा आलाम का। आलाम से मुराद है नाम। हमने कितने नाम हैं, कितनी बड़ी शख्सियात हैं, कितने बड़े लोग हैं, या कितनी ऐसी शख्सियात हैं जिनका तारुफ़ करवाया और उनको यहाँ पर शामिल किया। आलाम के बाद जो आखिरी फ़हरिस्त बनेगी, वो होगी फ़हरिस्त अमाकन, कि हमने मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र किया, मुख्तलिफ़ मकामात पर गए। यानी मिसाल के तौर पर हमने चूँकि फैसलाबाद को लिया, तो फैसलाबाद का इलाका गोजरा, हम वहाँ गए, तो गोजरा ज़िक्र किया, तो हम इस तरह के मकामात जो मुख्तलिफ़ जगह हैं, प्लेसेस हैं, उनका ज़िक्र किया, तो फ़हरिस्त बनाएँगे। यानी इख्तितामिया में पहले नंबर पर नतीजा, दूसरे नंबर पर तजावीज़ व सिफ़ारिशात, और तीसरे नंबर पर फ़हारिस। फ़हारिस में हमने 4 फ़हरिस्तों का ज़िक्र किया, फ़हरिस्त आयात, फ़हरिस्त अहादीस, फ़हरिस्त आलाम और फ़हरिस्त अमाकन। अलाम अलम की जमع है जिसका माना है नाम, और अमाकन मकान की जमع है जिसका मतलब है जगह। तो जिन जगह का ज़िक्र किया, जिन शख्सियात का ज़िक्र किया, वो करेंगे। उसके बाद जो इख्तितामिया का चौथा और आखिरी हिस्सा है, उसे कहते हैं मसादर व मराजिह। मसादर व मराजिह से मुराद ये है कि हमने जो पूरी तहकीक की है, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से इक़्तिबासात दिए हैं, कोटेशंस दी हैं। जो कोटेशंस दी हैं या मुख्तलिफ़ किताबों का ज़िक्र किया है, तो जो वो किताबें हैं, उनकी फ़हरिस्त यहाँ पे बनाएँगे। अब जो मसादर, ये मस्दर अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, ये इससे मुराद ये है कि हम किसी भी एक मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, किसी भी एक चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो बुनियादी सोर्सेज़ हैं, प्राइमरी सोर्सेज़ हैं, उनको मसादर कहा जाता है, और उसके बाद जो सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं, उनको मराजिह कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कुरान मजीद पर काम कर रहे हैं, या कह लें तफ़सीर पर काम कर रहे हैं, तो तफ़सीर में बुनियादी तौर पर कुरान मजीद की तफ़ासीर, एक तफ़सीर वो है जो कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखी, वो है। अब उसके बाद सहाबा किराम की मुख्तलिफ़ तफ़ासीर हैं, इब्तिदाई तफ़ासीर हैं, तो जो इब्तिदाई तफ़ासीर हैं, हम उनको मसादर में बयान करेंगे, और फिर हम उर्दू तफ़ासीर का हवाला देते हैं, तो उर्दू तफ़ासीर मराजिह में आएँगी, यानी सेकेंडरी सोर्स। तो मसादर और मराजिह ये आखिरी हिस्सा होता है। अच्छा, मसादर और मराजिह ये जो बनते हैं, इसकी एक तरतीब रखी जाती है, अलिफ-बाई तरतीब उसे कहा जाता है। और जो अलिफ-बाई तरतीब है, ये आप लोगों को पता है, अलिफ, बे, जीम, दाल, इस तरतीब से, या अलिफ, बे, पे, ते, इस तरतीब से हम उसे बनाते हैं, इस तरतीब से हम उन किताबों के नाम लिखते हैं। अमूमी तौर पर जो किताबें लिखी जाती हैं, या किताबों की फ़हरिस्त बनाई जाती है, ये पूरी फ़हरिस्त बुनियादी तौर पर बनाई जाती है उन सिर्फ़ किताबों की जो कि हमने तहकीक में इस्तेमाल की। किताबों के बाद, इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जो फ़हरिस्त बना रहे हैं, जैसे बिब्लियोग्राफ़ी कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में मसादर व मराजिह कहा जाता है।
اس میں ہم کتابوں کے ساتھ ساتھ اگر ڈیجیٹل سورس مثال کے طور پر انٹرنیٹ سے کسی ویب سائٹ سے لیے تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو ای ریسورسز ہوتے ہیں یعنی ہمارے انٹرنیٹ سورسز ہوتے ہیں ان کا آخر میں جا کر ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر چیزیں ہیں جو کہ تحقیق میں یا نظم تحقیق یا سسٹم آف ریسرچ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہی بنیادی طور پر خاکہ تحقیق کے مراحل بھی ہیں کہ جب ہم نے کسی بھی عنوان پر کام کرنا ہوتا ہے تو کام سے پہلے ہم اس کا خاکہ بناتے ہیں۔ اسے سیناپسس بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں خطۃ البحث کہتے ہیں۔ تو خطۃ البحث، سائناپسس یا خاکہ تحقیق سب سے پہلے ہم یہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس خطۃ البحث میں، سائناپسس میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ابتدائیہ پورا کا پورا مکمل تیار کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو مرکزی حصہ ہے تحقیق کا، اس مرکزی حصے میں ہم صرف ابواب بندی لکھتے ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے، صرف ابواب بندی بیان کرتے ہیں۔ تیسری چیز اس کی جو ہے اختتامیہ، اس اختتامیہ میں ہم مصادر و مراجع کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی مصادر و مراجع کے علاوہ جو چیزیں اختتامیہ کا حصہ ہیں یعنی تین چیزیں، جو سب سے پہلے نتیجہ بحث، دوسرے نمبر پر تجاویز و سفارشات، تیسرے نمبر پر فہارس، یہ تین چیزیں ہم خطۃ البحث میں شامل نہیں کرتے، بلکہ جب خطۃ البحث یا خاکہ یا سیناپسس کی بات ہوتی ہے تو اس میں مصادر و مراجع ذکر کر دیتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے ہم نے تحقیق کی نہیں تو مصادر و مراجع کون سے ذکر کریں گے؟ تو ہم اس میں ساتھ خطۃ البحث میں یا سیناپسس میں، خاکے میں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہاں پر متوقع مجوزہ کہ جن سے ہمیں یہ ڈیٹا مل جائے گا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کتابوں میں یہ ڈیٹا موجود ہے، ان کتابوں سے ہم فائدہ کریں گے اور نتیجہ نکال لیں گے، جو کتب ہیں، ان مقالات ہیں، ان ریسرچ جرائد میں، علمی جرائد میں یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں، تو ہم ان کا نام لکھ دیں گے اور فہرست ایک دے دیں گے، لیکن وہ فہرست الف بائے ترتیب سے ہی دی جائے گی۔ تو خاکہ تحقیق میں بنیادی طور پر اختتامیہ کے تین اجزاء موجود نہیں ہوتے، لیکن مصادر و مراجع موجود ہوتے ہیں، اور ان مصادر و مراجع کو اسی طرح مجوزہ مصادر و مراجع کا نام دے کر پوری ایک لسٹ دی جاتی ہے، تاکہ ہم بعد میں جب تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس پہلے وہ ڈیٹا، وہ چیزیں، کتابوں، ان کی فہرست موجود ہو، تاکہ ہم جب کام کرنا شروع کریں تو ہمیں بعد میں مشکل پیش نہ آئے۔ یہ خاکہ تحقیق یا تحقیق کے مراحل یا نظم تحقیق ہے۔ یہاں تک اگر سمجھ آ گیا، اس میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں، نہیں تو اسی میں خاکہ نظم تحقیق جو خاکہ تحقیق ہے، یا کہہ لیں کہ تحقیق کا سسٹم ہے، سسٹم آف ریسرچ ہے، اس میں جو مسلمان ہیں وہ تھوڑی سی ترمیم بھی کرتے ہیں۔ میں پھر وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر یہاں کوئی سوال نہیں ہے تو بتائیں، پھر ہم اس کو جو ترمیم کرتے ہیں، چینجنگ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کر لیں۔ کیوں جی، ہے کوئی چیز؟ نہیں ہے؟ چلیں، آپ کے سلیب میں دی ہوئی تھی اسلامی اصول تحقیق موجود ہے، آپ اسے کھول کے دیکھیں گے تو اس میں جو خاکہ تحقیق کے مراحل ہیں یا تحقیق کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں یہی جو نظم تحقیق ہے، اس میں ابتدائیہ میں ایک چیز تبدیل کر دی جاتی ہے۔ ہم نے ابتدائیہ میں سابقہ کام کے جائزہ کے بعد آ، بنیادی سوال کو لیکن اسلامی اصول تحقیق میں بنوا نہیں آتا۔ اسلامی اصول تحقیق میں یہاں پر آ جاتا مفروضہ۔ مفروضہ سے مراد یہ ہے وہ چیزیں جو کہ ہمارے ہاں پہلے سے طے شدہ ہیں، مسلمات ہیں۔ جب ہم اسلامی اصول تحقیق کی بات کرتے ہیں تو سابقہ کام کے جائزے کے بعد ہم یہ بتا دیتے ہیں یہ چیزیں ہمارے ہاں مسلمات ہیں، اور مسلمات کے بعد جو ریسرچن ہے، یعنی یہ تو وہ چیزیں جو کہ سیٹل ہو چکی، ان پہ تو کوئی آبجیکشن ہے ہی نہیں ہے، ان پہ تو کسی طرح کا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، یہ سیٹلڈ ہے، اور جب سیٹلڈ ہے تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے، وہ قرآن میں دیا گیا، حدیث میں دیا گیا، یا جہاں پر بھی دیا گیا۔ کا مطلب یہ ہو گیا یہ سیٹل ہوگی، اس سیٹل کے بعد اس میں یہ ایک سوال قائم ہوتا ہے۔ اب وہ جو ایک سوال قائم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرضیہ۔ ہمارے ہاں اسلامی اصول تحقیق میں بنیادی سوال کی جگہ آ جاتا مفروضہ،
اور بنیادی سوال کے بعد جو مفروضہ ہے اس کی جگہ آ جاتا ہے فرضیہ، اور فرضیہ کے بعد پھر وہی سارے چیزیں وہی سارے مراحل آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں صرف بنیادی طور پر مفروضہ اور فرضیہ کو اسلامی اصول تحقیق میں الگ الگ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، مفروضہ اور فرضیہ والی؟ جی سر۔ کیونکہ اچھا، یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نظم تحقیق میں مسلمانوں میں اور مغربی نظم میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے، یعنی سسٹم آف ریسرچ میں۔ یہ کلیئر ہے سب کے لیے یا اس میں کوئی ہے کنفیوژن؟ اگر ہے تو بتائیں، ہم میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا جو کنفیوژن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ خاکہ تحقیق کے مراحل تو ہو گئے۔ یہ ریکارڈنگ آف کر دیں